बहुत समय पहले की बात है। मूलपुर नामक एक गांव में राधा नाम की लड़की अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। राधा की चाची अनीता का बहुत कठोर स्वभाव था। अनीता बिल्कुल नहीं चाहती थी कि राधा उसके घर में रहे, इसलिए उसकी चाची उसे पूरा दिन घर का काम करवाती थी और राधा को सिर्फ एक वक्त का ही खाना देती थी, और वो एक वक्त का खाना भी रूखा सूखा होता था। ओ राधा महारानी, इतने आराम से काम क्यों कर रही है? और सुन, आज मेरी बहन रानी आने वाली है। घर की अच्छे से सफाई कर और अच्छा स्वादिष्ट खाना बना, और खाना बनने के बाद खाने के ऊपर आंख उठाकर भी मत देखना। बेचारी राधा बिन माता पिता की बच्ची सारा दिन काम करती, अपनी चाची की डांट भी सुनती। शाम तक अनीता की बहन रानी वहाँ पर आ जाती है। रानी और अनीता दोनों साथ बैठकर बातें कर रही थी। थोड़ी ही देर में राधा उनको खाना दे आती है। थोड़ी देर बाद राधा के खाने का समय हो जाता है, इसलिए वो अपनी चाची के पास जाती है और कहती है, चाची, मेरे खाने का समय हो गया है, मुझे खाना दे दो। तुझे दिख नहीं रहा मैं अपनी बहन से बातें कर रही हूँ? अपनी मनहूस शक्ल लेकर कहीं भी आ जाती है। एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। ऐसा कहकर अनीता बहुत गुस्से में उठती है और रात वाली बासी रोटी राधा के पास फेंक देती है और उससे कहती है, ले भर ले अपना पेट और दोबारा यहाँ पर मत आना। राधा उस बासी रोटी को बहुत मुश्किल से खाती है और खा पी कर सो जाती है। सुबह हो जाती है। हर रोज की तरह राधा अपने काम में जुट गई थी। अनीता और रानी दोनों बैठकर बातें कर रही थी। दीदी, आपने सुना है अपने गांव में एक ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है। मैं आपके पास इसलिए आई हूँ, मुझे ब्यूटी कंपटीशन में जाना है और जीत कर भी आना है। आप तो मेरी सुंदरता को जानती हो, मैं कितनी सुंदर हूँ। लेकिन दीदी, उस ब्यूटी कंपटीशन में सिर्फ लहंगा ही पहन कर जा सकते हैं। क्या आप मुझे एक लहंगा दिलवा सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। तुम मेरी सबसे छोटी और अच्छी बहन हो, और देखना तुम ही इस ब्यूटी कंपटीशन में जीतोगी। रानी और अनीता की बातें राधा सुन रही थी। राधा भी बहुत सुंदर थी और वो भी ब्यूटी कंपटीशन में जाना चाहती थी। तभी वो सोचती है, अरे, मैंने भी न्यूज़पेपर में देखा था हमारे गांव में एक ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है। मैं ब्यूटी कंपटीशन में जाना तो चाहती हूँ, मगर पता नहीं चाची मुझे लहंगा दिलाएंगी या नहीं। लेकिन एक बार चाची जी से बात करके देखती हूँ, हो सकता है वो मुझे लहंगा दिला दे। ऐसा सोचकर राधा अपने चाची के पास जाती है और कहती है, चाची जी, मैं भी ब्यूटी कंपटीशन में जाना चाहती हूँ। आप मुझे भी एक लहंगा दिलवा दो ना, कोई भी सिंपल सा दिला देना। दीदी, क्या आप इस नौकरानी को लहंगा दिलाओगी? और इस नौकरानी की हिम्मत तो देखो, आपसे फरमाइशें कर रही है। आप इसे कुछ कह क्यों नहीं रही? आप इसको इसकी औकात दिखा दो। हाँ बहन, तो ठीक कह रही है, इसको इसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। तेरी इतनी हिम्मत, तुम उसे लहंगा मांग रही है, वो भी ब्यूटी कंपटीशन में जाने के लिए? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर अनीता राधा को बहुत मारती है और कहती है, आज के बाद किसी चीज की फरमाइश की तो घर से बाहर निकाल दूंगी। जा अब मेरे लिए कॉफी बनाकर लेकर आ। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जो इसके माता पिता इसे मेरे पास छोड़ गए। इसके बाद राधा कॉफी बनाकर अनीता को दे जाती है और अनीता और उसकी बहन कॉफी पीकर शॉपिंग करने चली जाती है। दूसरी तरफ राधा बहुत रोती है क्योंकि उसके शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। अनीता ने उसे बहुत मारा था। तभी वो अपने स्वर्गवासी माँ की तस्वीर की तरफ देखती है और कहती है, देखो ना माँ, मुझ पर कितना अत्याचार हो रहा है। यहाँ पर मुझे हर समय मारा पीटा जाता है, हर समय मन मार कर रहना पड़ता है। मुझे ब्यूटी कंपटीशन में जाना है, लेकिन जा नहीं सकती क्योंकि मेरे पास लहंगा नहीं है। अगर आज आप होती तो मैं इस ब्यूटी कंपटीशन में जाती और जीत कर आती। ऐसा कहकर राधा बहुत रोती है, लेकिन तभी तस्वीर में से उसकी स्वर्गवासी माँ की आवाज आती है, हाँ मेरी बच्ची, मुझे पता है तेरे ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, लेकिन तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू ब्यूटी कंपटीशन में जरूर जाएगी, तेरा सपना जरूर पूरा होगा। मेरी बच्ची, तुझे एक लहंगे की जरूरत है ना, इसलिए मैं तुझे एक जादुई लहंगा देती हूँ। माँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप मेरे साथ हो। सच में एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को किसी चीज की कमी नहीं होने देती। बेटी, तेरा जादुई लहंगा अलमारी में रखा है। ऐसा सुनकर राधा अपनी अलमारी खोलती है
और सच में उसमें एक जादुई लहंगा रखा हुआ होता है। लहंगा देखकर राधा बहुत ज्यादा खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ अनीता और रानी घर आ जाती है और वो भी बहुत बढ़िया लहंगा लेकर आती है, लेकिन जादुई लहंगे की बात ही अलग थी। राधा, ओ राधा, हम दोनों के लिए फ्रेश जूस लेकर आ। थोड़ी ही देर में राधा उन दोनों के लिए जूस ले आती है। ऐसे ही थोड़े दिन का समय बीत गया। आज ब्यूटी कंपटीशन था। अनीता और रानी दोनों पहले ही ब्यूटी कंपटीशन में चली जाती है। अनीता और रानी के जाने के बाद राधा अपना लहंगा पहन लेती है और ब्यूटी कंपटीशन में चली जाती है। राधा लहंगा पहनकर और भी सुंदर हो जाती है। किसी की भी नजर राधा से हट नहीं रही थी, क्योंकि राधा का जादुई लहंगा बहुत चमक रहा था। राधा उस ब्यूटी कंपटीशन को जीत जाती है, जिसे देखकर अनीता और रानी दोनों बहुत क्रोधित हो जाती है। तीनों घर आती है। तेरे पास इतना कीमती लहंगा कहाँ से आया? जब तेरे पास लहंगा था तो मेरे पास क्यों आई थी? चाची, ये लहंगा मुझे मेरी स्वर्गवासी माँ ने दिया है। ये कोई मामूली लहंगा नहीं है, ये जादुई लहंगा है। जो भी इस लहंगे को पहनेगा वो अधिक सुंदर हो जाएगा। दीदी, ये ठीक कह रही है। जब इसने ये लहंगा पहना हुआ था तो ये बहुत सुंदर लग रही थी। आपको इससे ये लहंगा छीन लेना चाहिए। रानी के कहने पर अनीता राधा से वो जादुई लहंगा छीन लेती है और रानी को दे देती है। लेकिन जैसे ही रानी वो लहंगा पहनती है तो वो बहुत बदसूरत हो जाती है। तभी उस जादुई लहंगे में से आवाज आती है, तुमने राधा के ऊपर बहुत अत्याचार किया है, लेकिन इसकी सजा तुम्हारी बहन को मिल गई। अब तुम्हारी बहन हमेशा के लिए बदसूरत रहेगी और इसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। तुम भी बदसूरत हो जाओगी। लहंगे के ऐसा बोलने पर तुरंत ही अनीता भी बदसूरत हो जाती है। वो लहंगा तुरंत ही राधा के पास वापस आ जाता है और राधा उस जादुई लहंगे की मदद से अच्छे से घर में रहने लग जाती है और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है। गायब करने वाली जादुई साड़ी। किसी गांव में अनन्या नाम की लड़की अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। अनन्या के पापा राजीव बहुत ही गुस्से वाला था और उसे किसी से ज्यादा बात करना भी पसंद नहीं था। अनन्या अपने पापा से डर कर रहती थी, लेकिन अपनी मम्मी को बहुत प्यार करती थी। एक दिन अनन्या के मम्मी पापा की लड़ाई हो रही थी। तभी अचानक राजीव अनन्या की मम्मी को धक्का दे देता है और उसकी मम्मी का सिर दीवार पर बहुत जोर से टकरा जाता है, जिसके बाद उसकी मम्मी की वहीं मौत हो जाती है। राजीव आसपास के लोगों को बताता है कि उसकी बीवी सीढ़ियों से गिर गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, और दुखी होने का नाटक करने लगता है। अपनी माँ के जाने के बाद अनन्या सारा दिन रोती रहती थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ के गए 1 महीने भी नहीं हुए थे और उसके पापा ने शालू नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। राजीव शालू से कहता है, शालू, ये मेरी बेटी अनन्या है। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और इसका ध्यान रखने के लिए ही मैंने तुमसे शादी की है। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं अनन्या को बिल्कुल माँ जैसा प्यार दूंगी। हाँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इतना बोलकर राजीव वहाँ से चला जाता है। राजीव के जाने के बाद शालू अनन्या से बात करने की कोशिश करती है। कैसी हो अनन्या बेटा? मैं हूँ तुम्हारी नई माँ। नहीं, आप मेरी सौतेली माँ हो ना, और सौतेली माँ तो बहुत बुरी होती है। अच्छा जी, लेकिन ऐसा तुमसे किसने कहा? मेरी सहेली ने मुझसे कहा है कि सौतेली माँ बहुत बुरी होती है। मैं तुम्हारी सौतेली माँ नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी माँ हूँ। इसलिए सौतेली माँ का रट लगाना बंद करो। तुम बहुत प्यारी हो और मुझे बहुत पसंद आई हो। मेरी तो किस्मत अच्छी थी, इसलिए मुझे तुम्हारी जैसी बेटी मिली। हाँ माँ, और मेरी भी बहुत अच्छी किस्मत है जो मेरी माँ के जाने के बाद मुझे दूसरी माँ भी इतनी अच्छी मिली। शालू और अनन्या बहुत जल्दी आपस में घुल मिल जाती है। शालू घर का सारा काम खत्म करके अनन्या के साथ खेलती थी और उससे बहुत सारी बातें करती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अनन्या अपने अलमारी से अपने मन पसंदीदा ड्रेस ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी उसे उसके पहले वाली माँ की एक साड़ी मिल जाती है। अनन्या साड़ी लेकर शालू के पास जाती है और बोलती है, माँ, ये मेरी पहले वाली माँ की फेवरेट साड़ी थी। आप मुझे ये साड़ी पहन कर दिखाओ ना। मैं जानती हूँ ये साड़ी आप पर भी बहुत अच्छी लगेगी। हाँ जरूर, मैं तुम्हें ये साड़ी पहनकर जरूर दिखाऊंगी।
तुम यहीं रुको, मैं अभी साड़ी पहन कर आती हूँ। शालू अपने कमरे में जाती है और अनन्या की माँ की साड़ी पहनती है। साड़ी पहनते ही शालू गायब हो जाती है। तभी राजीव कमरे का दरवाजा खटखटाता है। अरे शालू, दरवाजा खोलो, मैं कितने देर से बाहर खड़ा हूँ। शालू दरवाजा खोल देती है, लेकिन वो राजीव को नजर नहीं आती है। राजीव इधर उधर देखने लगता है कि आखिर दरवाजा किसने खोला है। ये क्या, दरवाजा अपने आप कैसे खुल सकता है? और शालू कहीं नजर क्यों नहीं आ रही? शालू, कहाँ हो तुम? जी मैं यही हूँ, आपके सामने। अरे तुम्हारी आवाज तो सुनाई दे रही है, लेकिन तुम दिखाई नहीं दे रही हो। कहाँ हो? अरे यही तो हूँ, बिल्कुल आपके सामने खड़ी हूँ। अरे तुम मेरे से ये क्या मजाक कर रही हो? मुझे तो नहीं दिख रही हो तुम। तभी राजीव को दरवाजे के बाहर से आवाज आती है। दरवाजे पर राजीव के ऑफिस की एक औरत खड़ी थी, जिसका नाम महिमा था। महिमा की आवाज सुनकर राजीव तुरंत दरवाजे के पास जाता है। इधर शालू को समझ नहीं आ रहा था कि भला वो किसी को नजर क्यों नहीं आ रही है। शालू आईने के सामने जाती है और देखती है कि वो शीशे में दिखाई ही नहीं दे रही है। ये कैसे हो सकता है? मैं इनविजिबल कैसे हो गई हूँ? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? शालू थोड़ी देर तक सोचती है, फिर उसे समझ में आ जाता है कि उसने जो साड़ी पहनी है वो मामूली साड़ी नहीं बल्कि जादुई साड़ी है। शालू तुरंत साड़ी को उतार कर अलमारी के अंदर संभाल कर रख देती है। साड़ी उतारने के बाद शालू नजर आने लगती है। उसके बाद राजीव अंदर आता है और शालू से कहता है, शालू, कहाँ चली गई थी तुम? मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रहा था। अरे कुछ नहीं, मैं बस बेड के नीचे सफाई कर रही थी, इसलिए आपको नजर नहीं आई। अच्छा ठीक है, वैसे मैं ये बताने आया था कि मैं बाहर जा रहा हूँ और मुझे आने में जरा देर हो जाएगी। इतना बोलकर राजीव बाहर आता है और महिमा के साथ घूमने चला जाता है। उसके बाद शालू जादुई साड़ी के बारे में अनन्या को बताती है। सच में माँ, ये गायब होने वाली जादुई साड़ी है? हाँ अनन्या, वैसे ये तुम्हारे पापा को बताना ठीक होगा कि नहीं? नहीं माँ, आप उन्हें ये सब मत बताना। माँ की साड़ी जादुई कैसे बनी, इसके पीछे कोई भी वजह हो सकती है। इस तरह दोनों राजीव को कुछ भी ना बताने का फैसला करती है। अगले दिन राजीव बहुत उदासी के साथ बैठा हुआ होता है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, तुम जाकर मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। शालू दरवाजा खोलने जाती है। शालू देखती है कि राजीव की ऑफिस की दोस्त महिमा आई हुई है। महिमा को देखकर राजीव बोलता है, शालू, मुझे महिमा से एक बड़े बिजनेस डील के बारे में बात करनी है। मैं इसे अपने कमरे में लेकर जा रहा हूँ। इस बात का ध्यान रखना कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। इतना बोलकर राजीव और महिमा राजीव के कमरे में चले जाते हैं। शालू अनन्या के कमरे में चली जाती है। शालू अनन्या को महिमा के बारे में बताती है और ये सब सुनकर अनन्या थोड़ी घबरा जाती है। माँ, ये औरत मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रही है। मेरी पहले वाली माँ के मरने से थोड़े टाइम पहले भी ये घर आई थी और पापा ने बिल्कुल यही बोला था। अच्छा फिर अब क्या करें? कैसे इन सब के बारे में पता लगाऊं? माँ, आप जादुई साड़ी पहनो जिससे आप किसी को नजर नहीं आओगी। उसके बाद आप पापा के कमरे में जाकर सब कुछ पता लगा लेना। शालू जादुई साड़ी पहनकर गायब हो जाती है और राजीव के कमरे में जाती है। शालू दोनों की बातें सुन रही होती है, जिसमें महिमा राजीव से कहती है, बेबी तुम मेरे से कब शादी करोगे? डार्लिंग, मैं जल्द ही सब कुछ सही करके तुमसे शादी कर लूंगा। लेकिन कब राजीव? अब मैं तुम्हारे बगैर ज्यादा समय तक नहीं रह सकती हूँ। महिमा, मैं तुम्हारे लिए ही तो ये सब कुछ कर रहा हूँ। जब मेरी पहली बीवी ने तुम्हारी वजह से मेरे से लड़ाई की थी तो मैंने उसे सीढ़ियों से धक्का देकर उसकी जान ले ली। लेकिन फिर भी तुमने मेरे से शादी नहीं की, बल्कि शालू से दूसरी शादी कर ली। मैंने तुमसे दूसरी शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मेरी पहले वाली बीवी की सारी प्रॉपर्टी अनन्या के नाम थी। अब मैं जल्द ही अनन्या को भी मार डालूंगा। उसके बाद सबका शक उसकी सौतेली माँ शालू पर ही जाएगा। सबको पता है कि सौतेली माँ कैसी होती है, इसलिए मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। वाओ, इट इज अ फैंटास्टिक आइडिया। लेकिन हाँ, जो भी करना है जल्दी करो। शालू दोनों की बात सुनकर हैरान हो गई थी, लेकिन शालू चुपके से दोनों की बातों को रिकॉर्ड कर लेती है।
उसके बाद शालू कमरे से बाहर आती है और जादुई साड़ी उतारकर अनन्या के पास जाती है। शालू अनन्या को राजीव और महिमा में हो रही बात बता देती है। अच्छा, मतलब इसी औरत की वजह से मेरे पापा ने मेरी माँ की जान ले ली। अब मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाऊंगी और वहाँ अपनी माँ की मर्डर की सारी रिपोर्ट लिखवाऊंगी। उसके बाद शालू और अनन्या पुलिस स्टेशन जाते हैं और शालू दोनों की बातों की रिकॉर्डिंग पुलिस स्टेशन में दिखाती है। ये सब देखकर पुलिस अनन्या के घर आती है और राजीव से कहती है, मिस्टर राजीव एंड मिस महिमा, बोथ आर यू अंडर अरेस्ट। लेकिन क्यों इंस्पेक्टर साहब? पहली पत्नी के मर्डर करने की वजह से आपको गिरफ्तार किया जाता है। मैंने आप दोनों की बातों की रिकॉर्डिंग सुनी है। उसके बाद पुलिस राजीव और महिमा को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। उस दिन से अनन्या और शालू एक साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।